एवरीवन, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सोशियोलॉजी से रिलेटेड। आज मैं आपके सामने सिस्टम वीवीआई ऐसा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो कई सालों से एग्जामिनर जो है बार बार रिपीटेड करते थे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज ही के क्लास में आप लोगों को, मतलब आज के क्लास में नहीं, आपके नाइट के समय आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव तो आप क्लियर कर रहे हैं लेकिन सब्जेक्टिव भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं एकदम साधारण लैंग्वेज में मैं आप लोगों तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। और जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी लिए हैं बिल्कुल घबराए नहीं, याद रखिएगा इनका 50% जो सिलेबस होती है ना वो आपका पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का बिल्कुल मिक्स पेपर होता है, याद रखना है, ठीक है। बाकी जो भी 50% जो बचते हैं वो लैंग्वेज पेपर होती है। लैंग्वेज मतलब होता है जैसे इकोनॉमिक्स का एक अपना लैंग्वेज होती है, ठीक इसी तरह से आपका समाज शास्त्र का भी एक अपना लैंग्वेज होती है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग का जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे आप लोग जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आते हैं ना कि ये किसने कहा, जैसे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो चलिए आज हम लोग क्लास नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, कोशिश कीजिए जिस तरह से हिस्ट्री का पेपर हुआ है उसी तरह से हमारे सोशियोलॉजी का भी एग्जाम हो बेहतरीन तरीके से। और याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मेरे दोस्त। सिर्फ क्वेश्चन को देखकर आंसर लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगला क्वेश्चन भी स्किप कर दूं। स्किप करें या आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहूंगा कि स्किप ना करें क्योंकि इससे रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चन बताते चलूंगा। हो सके ये क्वेश्चन आपके पेपर में ना आए, लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को रोटेट करे तो किस तरह से आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। सबसे पहले देखिए मेरे भाई, असहयोग आंदोलन जो है ना 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। वापस याद रखिए, असहयोग आंदोलन जो है ना मेरे पास, याद रखिएगा शुरू कब हुआ था, वापस क्यों लिए गए थे। शुरू हुआ था मेरे दोस्त, याद रखिएगा 1920 में। इसे वापस लिया गया था 1922 में। इसे वापस लेने का भी ना बहुत सारे रीजन है, इसके पीछे हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हिस्ट्री क्लास में ऑलरेडी हम लोग ने कर चुके हैं। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, उसके बाद जो वापस लिए गए थे 1922 में। किसने शुरू किया गया था तो बताएंगे सर महात्मा गांधी ने। किसने किया था मेरे दोस्त, महात्मा गांधी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष किसने दिया। जो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं वर्ग संघर्ष, ये देने वाले कौन थे तो बताएंगे सर कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएंगे, वर्ग संघर्ष जो होते हैं मेरे भाई ये देने वाला था कौन तो बताएंगे सर कार्ल मार्क्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान पूर्वक देखना है और याद रखना, उत्तर को सही करके आना है। किसने कहा समुद्र समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। किसने कहा था, ये क्वेश्चन एक बार नहीं अभी पिछले सालों से कई बार पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार अभी तक पिछले सालों से पूछे जा चुके हैं कि किसने कहा समुदाय। ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान रखना होगा क्योंकि स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें लगता है कि 3-4 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, ठीक है। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है तो बताएंगे सर मैकाइवर और पेज ने कहा था। किसने कहा था मेरे भाई, मैकाइवर और पेज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ये जो सोसाइटी नामक पुस्तक है इसका रचनाकार, इसका लेखक कौन है, इसका राइटर कौन है तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मैकाइवर एवं पेज। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मैकाइवर एवं पेज बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। समाज शास्त्र के स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि समाज शास्त्र का फादर किसे कहा जाता है, व्हाट इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। जियोग्राफी का फादर किसे कहा जाता है, एरिस्टोफेनेज। इसी तरह से अगर आपके पेपर में आ जाए कि समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है तो बताएंगे सर अगस्ट कॉम्टे। ये क्वेश्चन फिक्स है, याद रखिए आ रहा है आपके पेपर में। अगस्ट कॉम्टे को ही हम लोग बोलते हैं समाज शास्त्र का पिता। लेकिन क्वेश्चन ना यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा समाज शास्त्र की स्थापना हुई थी 1836 में। कब हुई थी, 1836 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है 1836 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, ठीक है। और ये स्टार का सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि इसका आंसर यही है, ठीक है, ये सब गलती लगा हुआ है, ठीक ना। समाज शास्त्र का जनक कौन होता है तो मैंने अभी जस्ट बताया सर अगस्ट कॉम्टे। क्या हो जाएगी, अगस्ट कॉम्टे। अगर आपके पेपर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, क्या मैं कह रहा हूं समझिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपके पेपर में आ जाए, क्या आ जाए मेरे भाई
क्या आ जाएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि दो समाज शास्त्री के नाम लिखे, जैसे इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है, दो अर्थशास्त्रियों के नाम लिखे, तो याद रखिए एडम स्मिथ और एक जो होगा उनके बारे में। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दो समाज शास्त्रों के नाम लिखे, तो पहले आपको लिखना है सर, याद रखें अगस्ट कॉम्टे, दूसरा दोरखिम, या तीसरा कुले भी लिख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको याद होना चाहिए, मैं इसलिए आपको अगवा करवा दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, जानकीकी का विज्ञान है, जानकीकी क्या है? तो बताएंगे सर जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग जानकीकी का विज्ञान कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो खुद के बताएंगे 11 जुलाई। कब बताएंगे सर? 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं जनसंख्या दिवस। महिला दिवस, क्या महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाते हैं, तो बताएंगे सर महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। एक ही क्वेश्चन को एकदम नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपके पेपर में आ जाए कि एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो बताएंगे सर एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को। याद रखिएगा, ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, ये सब हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन पे आगे से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर ये क्वेश्चन को लेकर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, लेकिन मेरे अनुसार, याद रखिएगा मेरा अनुसार नहीं, एग्जामिनर के अनुसार विश्व में अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो वह है भारत में। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मानना, सर क्या हुआ अभी तो जनगणना हुआ नहीं। ए मेरे भाई, अगर जनगणना नहीं होगा तो क्या इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी? ए मेरे दोस्त बताए, क्या अगर जनसंख्या नहीं होगी तो हम लोग के HDI का लेखा जोखा नहीं होगा? क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लेखा जोखा नहीं होगा? तो इसी तरह से आपका सर्वे हो या ना हो, याद रखिएगा मेरे भाई, जब भी आप एग्जाम देंगे आपको लेटेस्ट प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसको लेकर आपको चलना है, ठीक है। तो मैं बात करूं आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान हो जाएगी प्रथम स्थान। बिल्कुल यह ना सोचे कि दूसरा स्थान होगी, पहला स्थान में चीन होगा, नहीं तो फिर इसका आंसर गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सर, भारत के लोग, जो भारत के लोग हैं का मुख्य आश्रित है, जो भारत के लोग हैं मेरे भाई वो किस पे आश्रित है, ये हमसे और आपसे यहाँ पे पूछी गई। तो भारत के लोग किस पे आश्रित होंगे मेरे भाई, तो बताएंगे सर कृषि पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत किस प्रकार की कृषि प्रधान देश है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा मिश्रित। क्या बताएंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है कौन? भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक और नाम अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के साथ साथ, तो याद रखिएगा पाक का, क्या पाकिस्तान का, ये इसको भी आप लोगों को नोट डाउन करना है। स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे अधिक है? देखिए मेरे भाई, अगर स्त्री पुरुष अगर आपसे पूछा जाएगा पुरुष पुरुष, एक बात समझिए सब क्वेश्चन, ठीक है, पुरुष स्त्री बट्टा पुरुष, क्या स्त्री बट्टा पुरुष को क्या कहते हैं, तो बताएंगे सर याद रखिएगा लिंग, क्या लिंग अनुपात, क्या कहेंगे मेरे दोस्त? लिंग अनुपात कहेंगे। स्त्री पुरुष के अनुपात को हम लोग कहते हैं लिंग अनुपात। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं? जब हम लोग स्त्री की संख्या को पुरुषों की संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। तो स्त्री पुरुष का अनुपात किस राज्य में सबसे कम है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो बताएंगे सर पंजाब में सबसे कम है। क्या हो जाएगी? पंजाब इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो सभी को पता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना है, तो बताएंगे सर कौन हो जाएगा? केरल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में कितना ऐसा व्यक्ति, कितना प्रतिशत व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 93.94%, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। पर अगर प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर अभी प्रेजेंट टाइम में पछाड़ चुकी है, याद रखिएगा 97%। क्या हो जाएगी? 97% भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, ठीक है। सबसे कम कौन सा राज्य है सर 2011 के जनगणना के अनुसार, तो बताएंगे सर बिहार। सबसे कम कौन हो जाएगी? बिहार। ये सब क्वेश्चन एक एक करके नोट डाउन करते रहना है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, क्या हो जाएगी? बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, नातेदारी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो एक बार आप लोग ना नातेदारी के बारे में मेरे से 2-4 बातें कर लीजिए, नहीं तो फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपके पेपर में छूटेगी, ये गारंटी है। समझिएगा, सबसे पहले मैं नातेदारी की मैं बात करूं, नातेदारी का मतलब क्या होता है?
संबंध क्या होता है? ब्लड रिलेशन। याद रखिएगा, नातेदारी का मतलब होता है संबंध दर्शाना है, ठीक है। जैसे मेरा भाई, मेरा पापा, मेरा चाचा, मेरा दादाजी, ठीक है, ये सब क्या है? नातेदारी है। नातेदारी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सर। प्रथम नातेदारी, द्वितीय नातेदारी, तृतीय नातेदारी। प्रथम नातेदारी में कौन कौन आएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं, क्या आएंगे? सबसे पहले मैं, याद रखिएगा मेरे दोस्त। उसके बाद भाई बहन, भाई मेरा भाई और बहन मेरा भाई बहन, याद रखना है, ठीक है। माता पिता, मेरा माता और मेरा पिता, यह आता है सर प्रथम नातेदारी में। अगर मैं बात करूं कि दूसरा नातेदारी में कौन कौन आएंगे, तो मेरा हो जाएगा चाचा, मेरा हो जाएगा चाची, ठीक है, मेरा हो जाएगा चाची, मेरा हो जाएगा फुआ, मेरा हो जाएगा फूफा, क्या हो जाएगी? फूफी, ठीक है। ये सब आता है सर द्वितीय नातेदारी में। अगर मैं तृतीय नातेदारी की अगर मैं बात करूं सर, तृतीय नातेदारी में कौन कौन आएंगे, तो बताएंगे सर नाना, कौन आ जाएगी? नाना, नानी, दादा, दादी, याद रखेगा दादा दादी। ये सब एकदम आप लोगों को ना कंठस्थ कर लेना है। सबसे पहला, नातेदारी 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। नातेदारी जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला में मैं, मतलब मैं यानी आप, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, चाचा चाची, फूफा फूफी, नाना नानी, दादा दादी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं तीसरा नातेदारी। एक बार अच्छी तरह से आप लोगों को कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहीं आप लोगों को कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार बता दीजिएगा अगर दिक्कत होगी तो, ठीक है। आते हैं सर क्वेश्चन पे। याद रखना, अगला क्वेश्चन है कि माता पिता नातेदारी किस श्रेणी का अंतर्गत आते हैं? माता पिता, मेरे भाई यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि माता पिता को हम लोग किस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर माता पिता को हम लोग किस श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। तो प्रथम, मैंने अभी जस्ट बताया कि माता पिता को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रथम श्रेणी में रखेंगे। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदारी के द्वितीय संबंधित होते हैं, उन्हें हम अपना किस तरह का नातेदारी कहेंगे? याद रखिएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है समझिएगा, क्वेश्चन रोटेट किया है। जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदारी के द्वितीय संबंध होते हैं, प्राथमिक नातेदारी का द्वितीय संबंध होते हैं, जैसे मेरे चाचा चाची, उन्हें हम अपना किस तरह का नातेदारी कहेंगे? द्वितीय संबंध होते हैं, उसका हम लोग तृतीय नातेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा मेरे दोस्त, तृतीय नातेदारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भारतीय सामाजिक का महत्वपूर्ण पहलू होती है ना, यह आपके सामने पूछा गया है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, पूछा गया है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू होती है संयुक्त परिवार। क्या हो जाएगी? संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। क्या होती है? ज्वाइंट फैमिली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। हिंदू विवाह कानून कब बना? जो हिंदू विवाह कानून है वो बना था सर 1955 में। कब बना था? 1955, ठीक है। अभी मेरे पास आप लोग हमारा 18 क्वेश्चन तक ही किए हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा 30+ क्वेश्चन इसमें। और इस तरह से हमारी टीम ने आप लोगों के लिए 173 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर हम लोग का एक एक क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। जाति एक बंद वक्र है। क्या है? जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा? जाति एक बंद वर्ग है, यह कहा था, याद रखें, मजूमदार ने। किसने कहा था मेरे भाई? मजूमदार जी ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एकदम ध्यान देना है कि क्वेश्चन पे कि कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है। क्या पूछा है? कौन सा आदिवासी समाज? देखिए, गारो भी है, खासी भी है, संथाली भी है, चारों क्या आदिवासी, आपसे आदिवासी क्या है? समाज का समाज है, लेकिन आपसे पूछा गया मातृ प्रधान होना चाहिए। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा सबसे ज्यादा हो जाएगी कौन? खांसी। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई अगला क्वेश्चन कि सरहुल किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार है, तो सरहुल हम लोग बनाते हैं सर झारखंड में। याद रखिएगा, मेरा सबसे फेवरेट त्योहार है मेरे भाई सरहुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। निम्न में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? सबसे ज्यादा अगर आबादी पूछा जाएगा कि किस राज्य में है सबसे ज्यादा, आपसे समझ में आ रहा है ना क्या पूछ रहा है यहाँ पे? आदिवासी। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आदिवासी कौन सा राज्य में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, जो बिल्कुल झारखंड से सटा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है? देखिए, मुंडा जनजाति है, थारू भी जनजाति है, संथाली भी है, लेकिन गोप क्या है? एक तरह का टाइटल है। क्या है? गोप एक तरह का क्या है मेरे भाई? टाइटल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। उराव जनजाति किस राज्य के निवासी है? जो उराव जनजाति है वो झारखंड राज्य की निवासी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 2000 ईस्वी में हुई थी। झारखंड की स्थापना के समय और 2 राज्य का गठन हुआ था, 3 का, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया,
यस या नो, उत्तराखंड हो गया। तो याद रखिएगा ये सब आना है। 2 क्वेश्चन पहले याद रखिएगा जिसके लास्ट में खंड लगा हुआ है, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है तो बताएंगे सर झारखंड जिस समय गठन हो रही थी उसी समय उन लोगों का, उन राज्यों का भी गठन हुआ था। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है तो बहुपति विवाह जो है वह टोंडा जनजाति में पाए जाते हैं। कहाँ पे मेरे भाई? टोंडा जनजाति में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से साप्ताहिक बाजार कौन सा है? जो सप्ताह में एक बार लगते हैं उसको हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? मेरे भाई अनुच्छेद का मतलब होता है, अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में कितना अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अगर पूछा जाएगा कितना अनुच्छेद है तो बताएंगे सर 395 प्लस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाग कितना है, क्या मेरे दोस्त? भाग का मतलब भागना नहीं, भाग का मतलब पार्ट 22। अनुसूची, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अनुसूची की संख्या कितनी है सर बताएंगे, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे कितना? 12 अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में क्या दर्शाया गया है, 7वीं अनुसूची में क्या दर्शाया गया है, यही सब तो क्वेश्चन रिपीटेड करते हैं, तो ये सब का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत जो है, भारत का ये 3 चीज खूबसूरती है, भारतीय संविधान इन्हीं तीनों चीजों से चलती है। अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूची कितना है? 12। तो आपसे पूछा गया 334 का संबंध किससे है तो बताएंगे सर अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए, एसटी और एससी के आरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब प्रस्तुत किया था तो बताएंगे सर 1992 में। कब किया गया था? 1992 में इसका सही उत्तर हो जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं? लोकसभा के लिए कहा गया, याद रखिएगा। क्या पूछा गया? लोकसभा के लिए। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? 330। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 330 इसका सही उत्तर हो जाएगी। आगाज करते सर अगला क्वेश्चन पे। लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा? लैंगिक विषमता का तो लोकतंत्र में समिति भागीदारी। क्या जाएगी? लोकतंत्र में समिति भागीदारी बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, छुआछूत को किस संविधान के अनुच्छेद में दर्शाया गया है? मेरे भाई मैं आपसे ना कल के क्लास में मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है या कोई व्यक्ति है आपके गांव पे और आपसे कहता है कि चलिए दूर हट छुआछूत करते हैं, क्योंकि आज भी हम अपने प्रेजेंट टाइम में हम अपने गांव पे जो जाते हैं ना तो वहां पे देखते हैं कि छुआछूत का परंपरा अभी भी जारी है। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति अगर आपसे छुआछूत करे तो अब आर्टिकल अनुच्छेद 17 के तहत अपने नजदीकी थाना प्रभारी को आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे गांव पे रह के हमारे साथ रहने के बावजूद भी वह छुआछूत कर रहे हैं, तो पुलिस उसको उठाकर ले जाएगी। ठीक है, छुआछूत अपराध है भारतीय संविधान के अनुसार। भारत के संविधान की बहुत सारी खूबसूरतियां हैं जो हम लोगों को अभी तक 1% भी पता नहीं है। जिस दिन पता हो जाएगी ना मेरे भाई, आप लोग कभी भी किसी के साथ डरेंगे नहीं। ठीक है, जैसे पुलिस वाले हमें डरा देते हैं, वकील वाले हमें डरा देते हैं, या मैं बात के चलता हूं टीचर्स हमें शोषण करते हैं, इस तरह से हम लोग कभी भी डर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपको संविधान के बारे में होता। फाइनली मैं यहीं तक आज क्लास को स्टॉप करता हूं। अगर आप लोग अगले क्लास का वेट करते हो तो एक बार आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिए। इस तरह हम लोग वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं मेरे भाई इसी तरह से, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।